नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और हेडलाइंस के बाद आज का मुकाबला शुरू होने जा रहा है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त हलचल है। बीजेपी मिशन वेस्टर्न यूपी पर जुटी हुई है। 10 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए दमखम से मैदान में उतरी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में थे। थोड़ी देर पहले बुलंदशहर में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को संबोधित किया है। गृहमंत्री अमित शाह कैराना के लोगों के बीच थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। बरसात के बीच अमित शाह बागपत और शामली भी जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त बिजनौर और यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहारनपुर में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त अपनी पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है। बीजेपी के सियासी अभियान की शुरुआत योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट से हुई। सुबह 5:46 पर योगी आदित्यनाथ ट्वीट करते हैं, 10 मार्च शर्मनाक पराजय के लिए सपा एक बार फिर तैयार रहे। दोपहर होते होते समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव इस ऐलान पर मुहर लगा देते हैं कि अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। करहल जहां 40% यादव मतदाता हैं, 5% मुस्लिम मतदाता हैं। अब सवाल तो यही है कि 10 मार्च को क्या होगा? क्या योगी की भविष्यवाणी सच होगी? यूपी में फिर से 300 पार का अमित शाह का दावा सही साबित होगा, या फिर करहल से अखिलेश यादव बीजेपी के सियासी समीकरण को पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख देंगे? मुकाबला में इसी पर आज हम बड़ी बहस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको गृहमंत्री अमित शाह का वो बयान सुनाते हैं। इसमें वो एक बार फिर दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस पार 300 के पार। उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है। उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास करना है। तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी होगी। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे गन्ना किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो या नोएडा में रहने वाले लोग हो, सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। तो बीजेपी 300 पार का दावा कर रही है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की शर्मनाक पराजय की भविष्यवाणी कर रही है। कह रही है कि भगवा के डर से अखिलेश सेफ सीट की तलाश में करहल पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि क्या करहल से अखिलेश को भारतीय जनता पार्टी कोई चुनौती दे सकती है? आज का मुकाबला इसी पर है और हमारे साथ अब मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करता हूं हमारे दोनों मेहमानों का। सीनियर मेहमान है हमारे साथ सुब्रत पाठक जी, कन्नौज से सांसद हैं। सुब्रत जी, आपका बहुत स्वागत है आज इंडिया टीवी पर। और राजीव राय जी, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। राजीव राय जी, आपका भी आज बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया कि दो आज बातें हुई हैं। योगी जी ने सुबह सुबह ट्वीट किया 5:30 बजे के बाद, राजीव जी, और कहा कि इस बार सपा 10 मार्च को शर्मनाक पराजय के लिए तैयार रहे। फिर रामगोपाल यादव जी ने ऐलान कर दिया आज औपचारिक तौर पर कि भाई करहल की सीट से वो चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। अमित शाह अभी कैराना में बोल के हटे अभी बस चंद मिनट पहले कि बीजेपी 300 पार जा रही है, कोई रोक नहीं सकता। पहले तो इसका जवाब दीजिए। कुछ कहना चाहता हूँ कि अभी आप देख लीजिए कैराना से लेके अन्य जगहों पर जहाँ जेपी नड्डा आए हैं, अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं, इस मीडिया के अंतरात्मा जाग उठी थी। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अनजाने में भीड़ इकट्ठा हो कार्यक्रम चलते रहे, उस मीडिया के मुंह पर ताला लग गया है। कहीं इनको न भीड़ नजर आ रही है, न कोरोना नजर आ रही है। देश की जनता और प्रदेश की जनता इस बात को देख ले। सौरभ जी, आपने जो सवाल किया, मैं भी जो ही उठा ना तो उसमें योगी जी का ट्वीट देखा और मैंने रिप्लाई भी दिया है। उसके नीचे अगर आपने पढ़ा होगा टाइम लाइन पर, तो मैंने रिप्लाई भी सुबह सुबह किया जी। मानिए योगी जी, आप योगी हैं, सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ भी नहीं कर पाते। आपको समाजवादी पार्टी के इतना खौफ जता रहा है कि उठते ही पूजा पाठ के बजाय राजसत्ता का सपना देखने लगते हैं और 10 मार्च के भविष्यवाणी करने लगते हैं। ये दिखाता है कि आप कितने दहशत में है कि बेचारे आपको रात भर नींद नहीं आती। योगी जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मैं तो बहुत पहले गया था गोरखनाथ मंदिर में 3 महीना पहले और मांग आया बाबा गोरखनाथ से कि आपका मठ योगी जी के बिना सुना सुना लग रहा है, उनको वापस बुला लीजिए। प्रदेश की जनता मन बना ली है अखिलेश को चुनने के लिए। और जब योगी जी इतने खौफ में है तो आपको अंदाजा लग सकता है। माननीय अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं तो मैं और अस्वस्थ हो गया, क्योंकि मुझे दिल्ली का डोर टू डोर कैंपेन याद है। 380 सभाएं और डोर टू डोर कैंपेन किए थे। जहां जहां अमित शाह जी आजकल डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, डोर टू डोर बीजेपी साफ हो जाती है।
अच्छा ठीक है, तो आपने पहली बात तो ये कही कि आपने योगी जी की हार की कामना गोरखपुर मठ में ही जाकर के की, और अमित शाह जी जब डोर टू डोर कैंपेन करने लगे तो समझ लीजिए कि बीजेपी हार रही है। सुब्रत पाठक जी, देखिए, ये इनकी कुंठा है, इनकी हताशा है, और ये इनके हताशा में दिया हुआ ही इनका ये पूरा बयान है। निश्चित रूप से योगी जी ने जिस प्रकार की जो बात आज अपने ट्वीट के माध्यम से सुबह लिखी है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक शर्मनाक पराजय के लिए तैयार रहे, निश्चित रूप से यही सब कुछ होने वाला है। जब 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तब लोगों को ये सब दिखाई पड़ेगा, तब इन लोगों की समझ में आएगा। फिर इनके पास सिवाय ईवीएम के ऊपर आरोप लगाने के अलावा कोई दूसरा आरोप रह नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से योगी जी ने इस उत्तर प्रदेश में आम जन के लिए काम किया है, जिस उत्तर प्रदेश को ही अपना परिवार मानकर पूरा समय एक तरीके से उन्होंने अपना दिया है और अपना श्रेष्ठ करने का हर संभव प्रयास उन्होंने किया है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो। ये वही उत्तर प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश माफियाओं के नाम से जाना जाता था, ये उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के नाम से जाना जाता था, ये उत्तर प्रदेश अपराधियों के नाम से जाना जाता था। इस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसमें कानून व्यवस्था के नाम पर अपनी सरकार में बैठे लोग ही सबसे बड़ा संकट होते हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। समाजवादी पार्टी तो इतना आगे बढ़ गई थी कि आप सबने देखा था कि वो आतंकवादियों के मुकदमे तक वापस लेने की बात करने लगी थी। तो कुल मिलाकर एक इस प्रकार के हालात उत्तर प्रदेश में बनते थे, अपराधी, माफिया, दंगाई, ये सबको कहीं ना कहीं सत्ता में बैठकर संरक्षण मिलता ही था, चाहे सपा की सरकार आई हो चाहे बसपा की सरकार। सुब्रत जी, ये बातें जब भी बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं, मुझे तो आप क्योंकि मुझे तो आप जवाब भी याद हो गए कि ये कहा जाता है तो दूसरी ओर से ये जवाब आता है, तो ये बार बार याद दिलाते हैं मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे क्यों हटा लिए थे। फिर ये बताते हैं कि अपराधी जो है, गैंगस्टर जो है वो बैटिंग कर रहा है, और पुलिस वाला जो है वो फील्डिंग कर रहा है। ऊपर मुकदमे लगाए किसने थे? देखिए, मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुकदमे लगाए किसने थे? मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुकदमे तो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही लगाए गए। सारे के सारे मुकदमे फर्जी लगाए गए। और क्यों लगाए गए थे? वो कि बेचारे वो किसी गरीब की मदद के लिए चले गए, किसी कमजोर की मदद के लिए चले गए। यदि वो कमजोर को न्याय मांगने चले गए, बहराइच में तो यादव समाज के लोगों को किस प्रकार से मुसलमानों ने बुरी तरीके से पीटा था, उनके यहाँ हड्डी फेंक देते थे, भैंसे की हड्डी फेंक देते थे, तो उनकी मदद तो कोई करने नहीं आया। लेकिन जब योगी जी उनकी मदद के लिए गए, न्याय मांगने के लिए गए, तो योगी जी के ऊपर उल्टा हुआ थाने में मुकदमा लिख दिया गया। तो इस प्रकार से कितने सारे थे। या मुख्तार अंसारी के दबाव में किस प्रकार से मुकदमे उनके ऊपर लिखे गए। मुख्तार अंसारी ने मुकदमे लिखवाए, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव ने मुकदमे लिखवाए, अखिलेश जी ने उनको गिरफ्तार करवाया। तो ये सब जो उनके साथ में हुआ है, तो आज उनके किसी आप यदि कोई हिंदुत्व की बात करेगा, कोई कमजोर हिंदुओं को यदि सताएगा, सत्ता की ताकत के ऊपर यदि कोई उनके लिए खड़ा हो जाएगा, तो उसके खिलाफ मुकदमे लिख दिए जाएंगे और वो मुकदमे, झूठे मुकदमे वो हटाए भी नहीं जाएंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई। जवाब लेता हूं राजीव राय जी से आपकी बात का, लेकिन एक भी मुकदमा सरकार से वापस नहीं हुआ। ठीक है, सीएम साहब के मुकदमों की भी बात हुई, उसके जवाब में आपने बहुत सारे और आरोप अगले सरकार में लिखवाए गए थे। राजीव राय जी। सौरभ जी, सांसद जी से मैं उम्मीद करता था कि सदन में, देश के सर्वोच्च सदन में बैठते हैं, कुछ पढ़ लिख कर आए होंगे, इनकी जानकारी मैं दुरुस्त कर दूं कि समाजवादी पार्टी ने ही, एक बात आपने कहा कि बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है जब गुंडे माफिया सरकार में बैठे होते हैं, तो आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। समाजवादी पार्टी बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा है, राजीव राय बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा है। एडीआर कहते हैं परसेंटेज के नंबर के दोनों संख्या में, क्योंकि मुझे पता है आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बोलोगे कि हमारी संख्या ज्यादा है, तो हमारे यहाँ ज्यादा है। सबसे ज्यादा जघन्य आरोपों के अपराधी 43% आपकी पार्टी में सांसद, विधायक और मंत्री हैं, तो अपना ज्ञान दुरुस्त कर लीजिए। भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध की संख्या सबसे ज्यादा है परसेंटेज में, तो कम से कम माननीय, जब आप सदन में बैठते 5 साल बैठे हैं, 3 साल बैठे हैं, तो इतना तो जानकारी रखकर चैनलों पर आया करिए। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर के हमारे मोटा भाई आते हैं, दूरबीन से बोलते हैं कि अपराधी नहीं दिखता है। और माननीय आपके तो द्विवेदी जी हैं विधायक सुल्तानपुर के, उन्होंने एक सारे लिस्ट दे रखा है ठाकुरों का कि किस ठाकुर भारतीय जनता पार्टी नेता पर कितने केस हैं। मैं कहिए तो पढ़ के सुना दूं, आपको जानकारी नहीं हो तो। किसी के ऊपर नहीं चला, किसी का, हम तो बोल रहे हैं ना 100 ठाकुरों, 100 अपराधियों के नाम दे दो,
सूची कर दो, सबके घर पे बुलडोजर चलाओ, हम आपके साथ आएंगे। आपका बुलडोजर का इंजन खराब हो जाता है उनका नाम सुनते हुए, जिसके ऊपर 25,000 रुपये इनाम है, वो क्रिकेट का उद्घाटन करता है, आपके नेताओं के साथ घूमता है, घर में गाड़ी जाती है, वो जेल में गाड़ी जाती है, जेल में खाना जाता है। नाम क्यों मुझसे बुलवा रहे हैं? ये कानून अलग अलग है क्या? समाजवादी पार्टी नहीं करी थी ये जो आप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो खाली समाजवादी पार्टी के केस नहीं थे, वहां भी अपने ज्ञान को दुरुस्त कर लीजिए, कितने पुराने केस हैं। अरे जोगी जी में और मौर्य जी में इतना नैतिक और राजनीतिक साहस होता तो सरकार आपकी, पुलिस आपका था, सरकारी गवाह, सरकारी वकील आपके थे, न्यायपालिका में थोड़ा तो भरोसा रखते कि अगर समाजवादी पार्टी ने गलत कर दिया है तो न्यायपालिका। अभी राजीव राय जी, आपने जितने आंकड़े बताए और जितने नाम बताए, सांसद जी उसका जवाब दे देंगे, लेकिन अभी चूंकि हम कार्यक्रम में दिखा रहे थे, आपने भी जिक्र किया, अमित शाह जी कैराना पहुंचे और उस परिवार से मुलाकात की जो ये दावा उसने हमारे कैमरे पे बोला उस परिवार ने कि हम 14 में छोड़कर चले गए थे क्योंकि हमसे 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और हमसे पहले 2 और व्यापारियों को ऐसे ही फिरौती मांगी थी, नहीं दिए तो गोली मार दी थी। हम 3 साल के लिए छोड़ करके चले गए अंबाला और 17 में जब लगा कि कानून व्यवस्था ठीक हुई तब हम वापस आए हैं। अब अगर ये कोई निवासी बोलेगा, आप आंकड़े बताएं, सांसद अब आंकड़े बताएं, वो अलग है, कोई निवासी अगर अपनी आप बीती बताएगा तो उस पर तो यकीन करना पड़ेगा ना। सर आइए ना, बहुत सारे मैं आप बीती सुना देता हूँ कि गाजीपुर के जेल से कितने लोगों को फिरौती मांगी जा रही है, जौनपुर से कितने लोगों को फिरौती मांगी जा रही है, और इसकी तो जांच हो चुकी थी, तो फर्जी पाए गए थे ना सारे पलायन, इसकी तो रिपोर्ट आ चुकी है। कुछ लोगों के मन में दहशत, अगर उनका माहौल खड़ा करके आप उनको पलायन करवाएंगे, ले जाएंगे या वापस ले आएंगे, तो ऐसे तमाम आज भेजिए, आपके कैमरामैन मेरे मऊ में है तो मऊ में बता दूं कि किस व्यापारी के, जनता पार्टी के नेता के फोन आया था, कहिए तो मैं भिजवा दूंगा, करवा देता हूँ, चला दीजिएगा आप उसको भी। ठीक मैं 1-2 केसेस, देखिए आप इतने बड़े राज्य में 1-2 इंडिविजुअल आइसोलेटेड केस को देखेंगे तो हर जगह कहीं ना कहीं अच्छा बुरा सबके सरकार में, सबकी पार्टियों में दिख जाएगा। इसलिए मैं जनरलाइज जो ऑन रिकॉर्ड है, भारत सरकार के जो आंकड़े हैं, एडीआर के जो आंकड़े हैं, जो तथ्य है, जो फैक्ट है, झूठे हवाई आरोपों के बजाय मैं उन पर बात करना चाहता हूं। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। आपने कहा ये जो पलायन वलायन की बातें सब ये सब फर्जी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और अगर पलायन का ही देखना है या कहां रंगदारी और फिरौती मांगी जा रही है तो ऐसा नहीं है कि आज नहीं हो रहा, वो तो ये चुनौती दे रहे हैं कि वो उसके वो केस स्टडीज जो है वो भी बता सकते हैं। पाठक जी देखिए, इनको कभी दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लोग जानबूझकर भी, देखकर भी ये लोग जो है देखते नहीं है। इस प्रकार की कला इन लोगों को बड़े अच्छे से आती है। ये जो कैराना की ये जो बात हो रही है, मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड आज बोल रहा हूं, आप जाकर अपने मोबाइल के साथ में सर्वे करके देख सकते हैं। कैराना उत्तर प्रदेश का वो हर उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश में आज हर वो गांव गली मोहल्ला है जहां के ऊपर मुसलमानों की संख्या अधिक हो गई है, और वहां के ऊपर यदि हिंदू अगर वहां के ऊपर 50% या इससे कम हो गया है, वो निश्चित रूप से इस प्रकार के हालात उनके सामने उत्पन्न कराए जा रहे हैं कि वो धीरे धीरे वहां से पलायन करके जा रहे हैं। और यदि इनको यहाँ के ऊपर सरकार का संरक्षण मिल जाता है तो ये उनका उत्पीड़न बढ़ जाता है, जो साफ साफ कैराना में दिखाई पड़ा। चूंकि कैराना में मीडिया ने दिखाया है, लेकिन ऐसे कितने इस पर आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं। नहीं, आप अपने ही क्षेत्र में नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जहां मुसलमान की आबादी बढ़ जाती है वहां से हिंदू का पलायन हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, तो क्यों होता है ऐसा क्यों हो रहा है? और समाजवादी पार्टी की सरकार में ये कैराना होता था, हमारी सरकार में कैराना की करने की हिम्मत किसी की नहीं है। अब यहाँ के ऊपर कोई उत्पीड़न नहीं करता क्योंकि उसके ऊपर सुनवाई होती है। पहले क्या होता था कि पहले इस प्रकार के गुंडे जो मंदिरों में हड्डी फेंक देते थे, पड़ोसी के घर में जिस प्रकार से भैंसा की हड्डी फेंक देते थे, जिस प्रकार से उनके घर में टट्टी फेंक देते थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। ये तो कह रहे पलायन हुआ ही नहीं, सब पलायन फर्जी था। वो जो हुकुम सिंह साहब, स्वर्गीय हुकुम सिंह साहब जो लिस्ट निकाल के लाए थे, सब फर्जी निकली और हिंदू मुसलमान का एंगल तो उसमें था ही नहीं। देखो, इनको कभी दिखाई नहीं पड़ेगा, हम कह तो रहे इनको नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि यह वो लोग हैं जो जाति के नाम पर वोट मांगने जाते हैं लेकिन चुनाव में आकर फिर आरक्षण मुसलमानों के लिए मांगते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो टोपी लगाकर रोजा अवतार मुख्यमंत्री आवास में करवाते थे। ये वो लोग हैं जो टोपी लगाकर मजारों पर चद्दर चढ़ाने चले जाते थे। लेकिन आज आप देखो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है टोपी लगाने की। बगल में भी कोई टोपी वाला यदि खड़ा हो जाए तो उसकी भी टोपी उतरवा दी जाती है। ये सब इनका मूल चरित्र है।
ये तो केवल वोट के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं। वोट चाहिए, सरकार किसके लिए चाहिए? मैं बाकी ठीक है, अपराध की आप बात कीजिएगा पाठक साहब, वो तो वो बात मुझे देखिए, आप कहें कि कोई अपराधी है, अपराधी के डर से पलायन हो जाता है, अपराधी किसी समुदाय से आता है, मैं चलिए ये भी कह लेता हूं कि कोई अपराधी था, वहां मारा गया, वो मुसलमान था। लेकिन ये कहना कि आप टोपी पहनने की हिम्मत नहीं होती है, कोई टोपी वाला दिख जाता तो टोपी नीचे कर लेते हैं, आपको नहीं लगता कि ऐसी बातों से बचना चाहिए? क्या दिक्कत है टोपी को पहन रहा है? मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ये वो लोग हैं जो वोट के लिए कुछ भी करते हैं। पहले वहां वोट मिलता था तो उस प्रकार की हरकत थी उनकी, अब उससे वोट नहीं मिलता है, उससे वोट बिगड़ जाता है। आप कह रहे हैं कि अब ये लोग यानी समाजवादी पार्टी वाले टोपी पहनने से डर रहे हैं? अच्छा ठीक, अब समझा मैं आपकी बात। जी बताइए, आज आपने देखा, आपने राजीव राय जी, आज इलेक्शन में देखा आपने? राजीव राय जी, देखिए, जिन लोगों के पास 5 साल के बाद कामों का हिसाब देने के लिए कुछ भी नहीं है कि लड़कों बेरोजगारी क्यों बढ़ा, किसानों का आय दुगुनी क्यों नहीं हुई, अपराध क्यों बढ़ गया, गैस का सिलेंडर का दाम दुगुना क्यों गया, ये जो सवाल जो जनता के रोजमर्रा के सवाल है, जो इनसे कोई पूछ न ले तो इनको दिखाई नहीं देता। दिखाई दे रहा था आपको? दिखाई दे रहा था कि धनंजय सिंह क्रिकेट का उद्घाटन कर रहा था? दिखाई दिया आपको? 25,000 का भगोड़ा है, दिखाई दिया आपको? दिखाई दिया कि गृह राज्य मंत्री का बेटा रौंद दिया? दिखाई दिया आपको? दिखाई दे रहा है कि देश का गृह मंत्री ताड़ी पार रह चुका है? दिखाई दे रहा है देश का गृह राज्य मंत्री के ऊपर आज भी 302 के मुकदमे का फैसला सुरक्षित है? दिखाई दिया कि दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना? दिखाई दिया आपको? दिखाई क्यों नहीं देता है आपको? नहीं दिखाई देगा, मैं लिस्ट दूं आपको। हमको दिखाई देता है, हमको मुख्तार अंसारी दिखाई देता है जो कृष्णानंद राय विधायक किया। सुब्रत साहब आपका मेरी बात सुनिएगा जरा। एक्चुअली क्या है कि आपकी आवाज तो साफ आ रही है, उनकी आवाज पहले ही साफ नहीं आ रही। आप बोलेंगे तो उनकी आवाज बिल्कुल दब जाती है। प्लीज, तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनको बोलने दें फिर आप बोलिएगा। राजीव जी। सांसद जी, आपकी हिम्मत है कि आप जोगी जी से डिमांड कर सके कि उत्तर प्रदेश के टॉप 100 गैंगस्टर्स के या अपराधियों के नाम की सूची जारी करके कार्रवाई कर दो? आपके अंदर हिम्मत है? सांसद जी, आपके अंदर हिम्मत है कि जो क्रिकेट का उद्घाटन कर रहा था उसके ऊपर कार्रवाई कर दीजिए? सांसद जी, आपकी हिम्मत है कि गृह राज्य मंत्री का फैसला जो 3 सालों से हिंदुस्तान के किसी कोर्ट में नहीं हुआ था, 3 सालों से 302 का फैसला सुरक्षित है, उस पर कार्रवाई करवा दीजिए? हिम्मत है तो गाजीपुर के जेल में घर का खाना बंद करा दीजिए? हिम्मत है तो हाथरस की बेटी को न्याय दिला दीजिए? हिम्मत है तो बदायूं की बेटी को न्याय दिला दीजिए? ठीक है सर। तो एनसीआरबी का राजीव जी, मैं आपकी बातों का आप जरा जवाब ले लूं। देखिए आप ऐसा है सुब्रत साहब, आप 10 केस गिनाएंगे, वो 20 केस गिना दे रहे हैं कि आज भी ऐसा हो रहा। वो कह रहे हैं कि एक आध जगह की चुनिंदा आप ये बता दें, यहाँ पलायन हो रहा था, रुक गया है, उसको वो मानते नहीं, खैर यहाँ एक अपराधी मार दिया गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज उत्तर प्रदेश में क्राइम ही नहीं होता, अपराध खत्म हो चुका, अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। ऐसी बात थोड़ी है। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से संगठित अपराध होता था, आज ये बड़ी बात करते हैं कि ये रोजगार का उत्तर प्रदेश में समस्या आई तो इन्हीं लोगों के कारण से थी। जब इंडस्ट्रियां उत्तर प्रदेश से पलायन कर गई, ये इंडस्ट्रियां क्यों पलायन कर गई कि यहाँ के ऊपर व्यापारियों के बच्चों का अपहरण हो जाता था। आप उठा के देखिए, मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री रहे, कितने बच्चों का व्यापारियों के उत्तर प्रदेश में अपहरण हुए, उनसे फिरौती वसूली गई। और उसके बाद जिसका बच्चे से वसूली कराई जाएगी, ये बनारस के एक रूंगटा जो वहां के ऊपर एक बड़े साड़ी व्यापारी थे, उनकी पैसे को लेकर हत्या मुख्तार अंसारी ने करवाई। तो इस प्रकार से जब व्यापारियों के ऊपर अत्याचार इस प्रकार से होंगे तो वो उत्तर प्रदेश से पलायन करके चले गए। तो उत्तर प्रदेश से पलायन करके इंडस्ट्रियां चली गई तो रोजगार कहां से मिलेगा? अब इस प्रकार से आज अपराध को कुचल कर आज योगी जी ने जिस प्रकार से इन अपराधियों को, संगठित अपराधियों को, आज नोएडा में आप चले जाइए किस प्रकार के हालात थे। कोई भी इंडस्ट्री वाला लगाया है आके इंडस्ट्री तो उसको रंगदारी देनी पड़ती थी, हफ्ता अगर नहीं देगा तो उसके प्रकार से उसके साथ में उत्पीड़न उसका होता था, सरकारों का उनके ऊपर संरक्षण होता था। आज योगी जी ने ऐसे लोगों को किस तरीके से ठीक किया, आपको देख नहीं रहे हैं क्या, या ये नहीं देख रहे हैं? नहीं, वो अगर वो उनको दिख रहा है तो कम से कम वो स्वीकार तो नहीं कर रहे हैं इस बात को, उनको तो एतबार नहीं है आपके इस दावे पर। बात करते हैं, कितने क्षत्रिय समाज के अपराधी इसी सरकार में ठोके गए हैं, इसी सरकार में मारे गए। हमने अपराधी की जाति नहीं देखी कि अपराधी की जात क्या है,
आप अपराधी को, आतंकवादी तो 100 लोगों की लिस्ट जारी कर दीजिए सर, 100 लोगों की लिस्ट जारी कर उसको दीजिए। छोड़ने की वकालत कर देते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सारी टॉप लीडरशिप, आप प्रधानमंत्री को छोड़ दें तो गृह मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह घूम रहे हैं और मुद्दा उठा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का। हमने उस पर काफी बात की ब्रेक से पहले। अब जो आज की दूसरी डेवलपमेंट है, आधिकारिक ऐलान कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे करहल की सीट से, जो कि मैनपुरी में पड़ती है, और ये कहा जा रहा है कि सेफ सीट ढूंढी है अखिलेश यादव जी ने। 40% यादव मतदाता इस सीट पर है, तो ऐसी सेफ सीट की अखिलेश यादव जी को क्या जरूरत पड़ गई राजीव राय जी? जवाब दे रहा हूँ। उससे पहले आदरणीय पाठक जी ने, चेहरे का दोष नहीं देता हूँ क्योंकि क्या सारी पढ़ाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से होती है। माननीय पाठक जी, आप जानकारी कर लीजिए जरा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नोएडा में सैमसंग से लेकर गुजरात से अमूल डेयरी तक आवाज ठीक करें और लखनऊ की एचसीएल सिटी तक सब समाजवादी पार्टी की सरकार में आई थी। आप सांसद रहे हैं, आपने जो झूठे झूठे फर्जी दावे और वादे किए थे कि 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट साइन हुआ है, एमओयू, 5 कंपनियों का नाम बता दीजिए जिससे आपने बनाया हो। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमेशा काम नहीं करती है जब आप किसी पढ़े लिखे के सामने पढ़ जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आदरणीय सौरभ जी, ये अखिलेश जी हैं जो मैनपुरी से लेकर आजमगढ़ तक कहीं से भी खड़े हो, लोग हाथों हाथ ले लेंगे और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ लड़िए। मैंने भी अपने यहाँ निवेदन किया था। ये माननीय योगी जी का डर है कि राम के दरबार में गए, कृष्ण के दरबार में गए, हर जगह के लिए आवेदन करते रहे और राम के ऊपर भी भरोसा नहीं हुआ, कृष्ण के ऊपर भी भरोसा नहीं हुआ, तो नैया पार कराएंगे, वापस मठ के दरवाजे पर आ गए। ये डर किसको है? ये बात होता है। हिम्मत होती तो लड़ लेते हैं। जहां जहां से टिकट के लिए आवेदन कर रहे थे, राम के दरबार में, कृष्ण के दरबार में, जब वहां मथुरा और अयोध्या से इनकी हिम्मत नहीं पड़ी, लौट कर आगे। हम तो नहीं कर रहे थे ना अयोध्या से लड़ेंगे, आप ही लोग चला रहे थे, आप ही लोग चला रहे थे मथुरा से लड़ेंगे, क्यों वापस आ गए? लड़ लेते कहीं अखिलेश यादव की तरह, जहां मनकर वहां से लड़ लेते। आप कह रहे हैं कोई ढूंढ करके नहीं निकाली है, कोई सेफ सीट नहीं ढूंढी है? सर, मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करूंगा कि अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी मेरे घोसी विधानसभा से या मऊ जिले के किसी भी विधानसभा से लड़े, मैं जीत की गारंटी देता हूं कि प्रचंड बहुमत से जीत कर जाएंगे। लेकिन वो पूर्वांचल आजमगढ़ से सांसद है, वहां के लोग भी बोल रहे थे, वहां भी चले गए। मैं ये बोल रहा हूं कि योगी जी डरता कौन है जो 10 जगह आवेदन करने के बाद, राम का नाम लेने के बाद, कृष्ण के नाम लेने के बाद लौट कर घर आकर वहां से खड़ा होता है। ठीक है, योगी जी डर गए इसलिए गोरखपुर गए और कहीं से भी लड़ते अखिलेश तो जीतना तय था। चलिए ठीक है, हमने करहल चुन ली। ये जवाब है पाठक जी। देखो, कुल मिलाकर ये तो पहली बात तो कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कि कौन कहां से लड़ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने योगी जी के गोरखपुर लड़ने के बाद जिस प्रकार का तंज किया था, और ये जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि पहले राम के दरबार में गए, कृष्ण के दरबार में गए, योगी जी ने पहले दिन से स्पष्ट बात कही कि मैं चुनाव लड़ूंगा और पार्टी मेरी जहां से आदेश करेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। भी बिल्कुल ठीक बात कही। भारतीय जनता पार्टी किसी के पिताजी की तो पार्टी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो एक लोकतांत्रिक पार्टी है। संसदीय दल यहाँ पर तय करता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। तो योगी जी का चुनाव लड़ना पार्टी को तय करना था। योगी जी ने वही बात कही, लेकिन उस पर तंज किया गया। अब जब तंज किया गया तो फिर यह बात आई कि आप एक तरफ योगी जी को बताते हो, क्या नाम, जाति से जोड़ते हो। हालांकि हम लोग तो जात से जोड़ते नहीं है, जात से ये लोग जोड़ते हैं, क्योंकि ये लोग तो हिंदू धर्म से ही विरक्त हैं। तो इनको मालूम है नहीं कि हिंदू धर्म में साधु की कोई जाति नहीं होती। लेकिन जिस जाति से इन्होंने जोड़ रहे थे उस जाति का गोरखपुर में कितनी संख्या है? कोई संख्या नहीं है। और उसके बाद में फिर गोरखपुर में योगी जी लड़ रहे हैं, तो क्यों लड़ रहे हैं? उनकी कर्म भूमि है, वहां नहीं लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? जिस गोरखपुर ने उनको पहचान दिया, जिस गोरखपुर ने आज उनको इस लायक बनाया, अगर उस गोरखपुर से योगी जी नहीं लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? लेकिन अब अगर अखिलेश जी ने बात सवाल किया तो सवाल तो फिर उनके ऊपर भी उठेंगे। अखिलेश जी क्यों लड़ने चले गए मैनपुरी? अखिलेश जी आजमगढ़ से, ठीक है, माना कि आजमगढ़ से नहीं लड़ सकते थे, दूसरी सीट तो वो कन्नौज भी बोलते थे, उन कन्नौज से लड़ लेते। वो अपना इटावा जो उनका गृह क्षेत्र है, जहां उन्होंने जन्म लिया है, वो वहां से लड़ लेते। तो कुल मिलाकर, लेकिन वो अपने पिताजी की संसदीय सीट से ही लड़ने गए, और वो भी उस सीट पर जहां के ऊपर एक उनकी जाति की संख्या अधिक है। तो भैया आप बताइए कौन जाति की राजनीति कर रहा है? योगी जी जाति की राजनीति कर रहे हैं कि अखिलेश जी जाति की राजनीति कर रहे हैं? तो कौन सेफ सीट ढूंढ रहा है? योगी जी सेफ सीट ढूंढ रहे हैं कि अखिलेश जी सेफ सीट ढूंढ रहे हैं? जबकि उन्होंने स्वयं कहा था कि उत्तर प्रदेश में कहीं से भी लड़ जाऊंगा। अरे पश्चिम यूपी से आप लड़ते, पश्चिम यूपी से आपको मुस्लिम वोटों का बहुत भरोसा है, आप किसी मुस्लिम बाहुल सीट से लड़के देख लेते।
तो वो क्यों नहीं गए? गए तो चलिए देखो, बाकी वहां बातें के तो ऊपर ठीक ही है जाके सांसद अपने साहब, पिताजी के साय में, पाठक साहब तो बाकी सवाल बातें तो उठेगा नहीं ठीक है, क्या? ये इसको जरा जब आप सवाल समझाइए। उठाएंगे आपने एक तो बार आपसे पहले भी सवाल मेरे नहीं साथ पूछे मेरे जाएंगे। कार्यक्रम में बात कही थी कि ये आपने उस वक्त कहा था पिताजी की गोद में जाकर बैठ गए हैं, ये पिताजी की सीट से लड़ रहे हैं। अब मैंने तब भी ये पूछा था आपसे कि भाई अब मुलायम सिंह यादव जी आदरणीय हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, सब कुछ है, और लेकिन अब तो पार्टी है ना, अखिलेश जी चला रहे हैं ना, 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हैं ना, तो अखिलेश यादव अपने दम पर जिस सीट से आप ही कह रहे हैं वहां पर उनके पिताजी के साथ जोड़ने की क्या जरूरत है? अखिलेश यादव अकेले काफी नहीं है वहां जीतने के लिए? नहीं, जैसे उन्होंने तंज किया, जब उन्होंने तंज किया ना, जब हमने कहा ना कि जब आप जब दूसरों के घर पर पत्थर फेंकोगे तो आपके घर पे कोई पत्थर नहीं फेंकेगा। तो आपने अगर इस तरीके से अब पूज्य योगी जी के लिए इस प्रकार से सवाल खड़े करोगे तो आपसे सवाल नहीं खड़े किए जाएंगे। तो निश्चित रूप से जब भाई आप योगी जी के ऊपर आरोप लगाओगे तो आरोप आपके ऊपर भी लगेंगे। तो चलिए आप इतना तो मानते हैं कि कम से कम करहल से अखिलेश जी को कोई खतरा नहीं है, उनका जीतना तय है, इतना मानते हैं नहीं मानते हैं? नहीं, अभी जब आप ही कह रहे हो कि 40% वोट है केवल, तो जब 40% वोट है वो आप इस तरीके की राजनीति करोगे तो फिर बाकी 60% कहां जाएगा? निश्चित रूप से आपके विरोध में चला जाएगा, क्योंकि आपका तो मूल चरित्र ही सरकार में यही रहा है कि जब सरकार आएगी तो अपने ही घर परिवार के लोग वही नौकरी बांटेंगे, वही लेखपाल उन्हीं के आसपास का होगा, ठेकेदारी वही लोग करेंगे, उन्हीं को लूट का लाइसेंस मिल जाएगा, वही गुंडागर्दी भी करेंगे, वही सब हर प्रकार का सारा कुछ वही करेंगे। तो ये सब लोगों ने देखा है। आप ये कह रहे हैं कि करहल भी सुरक्षित नहीं है, अगर 40 अगर इनके पक्ष में है जात की वजह से तो 60 दूसरी ओर भी आ सकते हैं। जवाब आपने सुना राजीव राय जी, उन्होंने कहा पहले कोई कहीं से लड़े उनका मतलब है, लेकिन जब योगी जी पर तंज कसेंगे तो हम भी थोड़ी ना छोड़ेंगे। अच्छा बेचारे, मैं सांसद जी की व्यथा समझ रहा हूँ। सौरभ जी, एक चीज आप ईमानदारी से बताइए, हम लोग सब भूल जाइए पार्टी लाइन, आप तो ब्राह्मण देवता भी हैं, हम लोग हिंदू धार्मिक विचार वाले जब सुबह उठते हैं तो मन में क्या ख्याल आता है? मंदिर, पूजा, योगी, योगा, पुजारी। आदरणीय योगी जी 5:46 पर ये जब ट्वीट करते हैं कि 10 मार्च को भारत समाजवादी पार्टी हार रही है, तो उनकी मानसिक स्थिति की आप कल्पना कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। योगी हैं, हमारे और आपकी तरह नहीं है कि हम रात भर बिस्तर का है, सुबह 8 बजे भी सोकर उठे, बेचारे उठते होंगे, पूजा प्रार्थना करते होंगे, और सबसे पहला अगर ट्वीट करते हैं कि समाजवादी पार्टी हार रही है, तो किस दासत के दौर से योगी जी गुजर रहे हैं? हो सकता है पूजा पाठ करने के बाद किया हो के लिए, राजीव राजी, हो सकता है पहले पूजा पाठ कर लिया हो, उसके बाद अपने राजनीतिक काम में लगे हो। चलिए, उतनी जल्दी लग गए ना, रात भर नींद नहीं आ रही, पूजा पाठ तो सब करेगा, जब आदमी सोकर उठेगा ना, तो रात भर सो नहीं पा रहे हैं। सौरभ जी, मेरी बात को लिख लीजिए, और 10 मार्च को मुझे भी और पाठक जी को भी बुलाइएगा, मैं अपना टाइम आपके लिए रिजर्व कर देता हूं। अच्छा, ये सोने वाली बात पर मैं आपको बताऊं वो क्या कहते हैं, कई कार्यक्रमों में मैंने उनको सुना, ये बात जरूर बोलते हैं वो कहते हैं, जब उनसे पूछते हैं आप कितने बजे उठते हैं, बोले मैं तो 4 बजे उठ जाता हूँ, बोले फिर वो कहते हैं लेकिन अखिलेश जी से पूछिए, योगी जी कहते हैं मैंने सुना है 11 बजे सो के उठते हैं। प्रधानमंत्री जी भी 18 घंटे काम करते हैं, नतीजा देख रहे हैं ना, रेल बिक गया, तेल बिक गया, हवा बिक गया, रोड बिक गया, खान बिक गया, सारे सरकारी संपत्तियां बिक गई। तो 18 घंटे काम करने का मोदी जी का भी नतीजा देश देख लिया है। ठीक है। और योगी जी कितने बजे सोते हैं, कितने जगह जगते हैं, जो भी हो भगवान करे कुछ ही स्वस्थ रहे, योगी हैं, हम लोग को भी आशीर्वाद देते रहे। लेकिन अगर सुबह 5:46 पर ट्वीट करते हैं तो मैं मान के चलता हूँ, मैं जवाब लेता हूँ, मान के चलता हूँ कि दहशत में गुजर रहे हैं। ये कह रहे हैं नींद नहीं आ रही योगी जी को, इसलिए सुबह उठते ही भगवान का नाम लेने की बजाय ये ट्वीट करते हैं कि 10 मार्च शर्मनाक पराजय के लिए सपा तैयार। पाठक जी, देखो, कुल मिलाकर आपने खुद ही उस बात को बोल दिया जो बात मैं बोलना चाहता था, कि योगी जी सुबह 4 बजे उठते हैं, और योगी जी एक योगी हैं। योगी जी कोई भोगी नहीं है, वो एक योगी हैं, और ये एक उनका सात्विक जिस प्रकार से उनका भोजन है और जिस प्रकार से उनके कर्म हैं, जिस प्रकार से वो जो उनकी भावना और विचारधारा है, वो निश्चित रूप से पूरी तरीके से जनता के लिए समर्पित है। जनता के लिए समर्पण ही, जनता ही उनका प्यार है, परिवार है। तो उसके लिए जिस प्रकार से सुबह से उठकर और उसके लिए दिन भर जुटकर काम करना, आज वही तो उत्तर प्रदेश में परिणाम दिख रहा है। आज उत्तर प्रदेश में अगर विकास की बात करो तो जो उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर केवल चंद परिवारों का ही विकास होता था, सरकार किसी की आवे,
लेकिन आज योगी जी के आने के बाद में आज उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है, गरीब से लेकर, और जिस प्रकार से चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, तो केवल एक अखिलेश जी ने एक एक्सप्रेस वे को अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बताते हैं। मायावती जी ने भी एक एक्सप्रेस वे बनाया था, अखिलेश जी ने बनाया, कौन बड़ा काम किया? योगी जी के समय पर 6 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। उस उत्तर प्रदेश में 2017 तक केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे, आज उत्तर प्रदेश के हर जनपद में मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार बना रही है। तो आज इस प्रकार से हर क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश में ये 2-2.5 लाख से ऊपर कभी नौकरी नहीं दे पाए। योगी जी की सरकार में 4.5 लाख से अधिक नौकरियां दी गई हैं। योगी जी के सरकार में जिस प्रकार से रोजगार को उपलब्ध कराने के साथ साथ ही ये जो हमारे प्रदेश का युवा है, ये रोजगार देने वाला पाठक साहब, ठीक है, अभी बहुत सारे काम सुब्रत पाठक साहब गिना रहे थे और कह रहे थे कि अखिलेश जी को ले दे करके एक एक्सप्रेसवे याद आता है जो वो बार बार गिनाते रहते हैं। राजीव राय जी। सौरभ जी, आप तो गवाह हैं। मैंने इनको कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी कि एक्सप्रेसवे से लेकर मेट्रो तक और गुजरात के अमूल से लेके सैमसंग तक, दक्षिण कोरिया के सैमसंग तक, सब समाजवादी पार्टी की सरकार में ही आए थे। आप सांसद रहे हैं, लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने एमओयू साइन कर रखा है। उसके बाद फिर 3 लाख का किया, फिर 2 लाख करोड़ का किया। राजीव राय जी, आपकी लाइन में बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। 30 सेकंड दीजिए, फोन काट के दोबारा आपको फोन लगाते हैं, बस 30 सेकंड में, फिर मैं आप ही की बात करूंगा पूरी, लेकिन अभी आपकी बात में बहुत डिस्टर्बेंस है। पाठक साहब देखिए, काम का दावा तो जो है हर कोई करेगा, अपने काम का दावा करेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि मैं कल ही बात कर रहा था एक प्रवक्ता से, हमने कहा कि भाई आपका काम इतना अच्छा था तो आप 17 में क्यों हार गए? उन्होंने कहा बीजेपी वाले मार्केटिंग में और झूठे वादे करने में, लिफाफा थमाने में बड़े माहिर होते हैं, तो इसीलिए उस बहकावे में लोग उस वक्त आ गए, लेकिन जो काम हुआ 12 से 17 में और 17 से 22 में, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। देखो आप इस बात को समझ लीजिए कि मार्केटिंग किस प्रकार से अखिलेश जी ने क्या कम मार्केटिंग की थी, उन्होंने किस प्रकार की मार्केटिंग की थी। यूपी में है दम या अपराध, यहाँ है कम, अमिताभ बच्चन से एडवर्टाइजमेंट करा रहे थे। देखो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा था। आप जो टीवी पे दिखाते हो वो जमीन पर नहीं होता है, साफ दिखता है। तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में रोज दंगे होते थे, आप किसी भी दिन अखबार खोल के जब पढ़ते थे, उत्तर प्रदेश के किसी ना किसी जिले में कोई ना कोई दंगा होता था, कोई ना कोई मरता था, और किस प्रकार से वहां के ऊपर दुकानें तक लूट ली जाती थी। सहारनपुर में कितना बड़ा दंगा हुआ था कि सहारनपुर के दंगे में 100 करोड़ से भी अधिक की टारगेट करके हिंदुओं की दुकानों को लूटा गया था, किसने नहीं देखा। 13 में किस प्रकार के कितना बड़ा मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, क्या दोष था कि उनकी बहन को बेचारे, वो दो लड़के थे, सचिन और जो भी एक नाम, उनकी बहन के साथ में जिस प्रकार से अत्याचार होता था, रोज उसके साथ छेड़खानी होती थी, उसने विरोध किया तो उसको मार दिया। मैंने ये स्थिति थी वहां उत्तर प्रदेश के भीतर। आखिर कैसे मुख्तार जैसे लोग बन गए जो दिन दहाड़े विधायक की हत्या करा दिया, इतनी हिम्मत उनको कहां से आखिर आ गई? तो ये सब उत्तर प्रदेश में। पाठक साहब जरा मैं मौका उनका था क्योंकि फोन लाइन में खराबी थी, मैंने रोका। अब जरा मैं उनको बात करने पूरी करने का मौका दे रहा हूं। जी राजीव राय जी। सौरभ जी, सांसद जी को हिट एंड रन करने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। आप गवाह हैं, मैंने इन काम गिनाए थे कि दक्षिण कोरिया के सैमसंग से लेकर गुजरात के अमूल से लेके और एक्सप्रेसवे नहीं, HCL सॉफ्टवेयर कंपनी भी, तमाम सैकड़ों, टाइम हो तो मैं गिनवा दूं। आदरणीय सुब्रत पाठक जी, आप सांसद हैं और आपकी सरकार ने लगभग 5 सालों में घोषणा कर रखा था 10 लाख रुपए का विदेशी निवेश का एमओयू साइन किया है। मैं टू द पॉइंट बाय पॉइंट करिए, हिट एंड रन वाली और व्हाट्सएप इंडस्ट्री वाली बात कभी अगली बार से राजीव राय के सामने मत करिएगा। आप सांसद हैं, 10 लाख करोड़ रुपए का दावा करते हैं, 10 काम आप गिनवा दीजिए जिसको आपने शुभारंभ कर दिया, शुरुआत कर दिया। वो 10 लाख करोड़ रुपए की 10 फैक्ट्रियां बता दीजिए जहां भी जाकर माथा टेका है। पहली बात, आप मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज में चलाता हूं सर। माननीय प्रधानमंत्री से आप लोगों ने झूठ बोलकर उद्घाटन करवा दिया, खिड़की दरवाजे तक नहीं है। आपको पता है इतने मेडिकल कॉलेज में कितने प्रोफेसर चाहिए, कितने फैकल्टी चाहिए? नहीं, आइए सच पर आइए। आपको पता है इतने मेडिकल कॉलेज में कितने प्रोफेसर चाहिए? एक मेडिकल कॉलेज में कितने प्रोफेसर होता है? आप MCI का कमीशन का रजिस्ट्रेशन चेक कर लीजिए, उतने फैकल्टी तक नहीं है। आप किसको बेवकूफ बनाते रहते हैं? मैं बोल दूंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं तो सौरभ भाई गुस्सा करने लगेंगे कि आप व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। मैं तो फैक्ट बता रहा हूं ना। आप बता दीजिए एक मेडिकल कॉलेज में कितने डीन, कितने प्रोफेसर, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर, कितने रीडर होते हैं? आपको नहीं पता होगा।
फर्जी हवाई दरवाजे नहीं है, खिड़कियां नहीं है, बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है, पेंट नहीं है, टीचर नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, मैंने तो उद्घाटन करवा दिया। 5 साल तो सर आपने यही काम किया है ना, 5 साल आप खाली फीता काटे हैं, दूसरे का काम होगा। अब चुनौती देता हूँ देश के लोगों के सामने, देश के सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हुए सुब्रत पाठक जी हैं, वो बताया कि 10 लाख करोड़ की कौन सी फैक्ट्री इंडस्ट्री उन्होंने शुरू किया। गुजरात, अमूल कहाँ का था, गुजरात से यूपी में आया था, हमारी सरकार थी। तो ये हमारी लॉ एंड ऑर्डर को बताता है कि गुजरात वाले भी यूपी आ गए, दक्षिण कोरिया वाले यूपी आ गए, और अंतर्राष्ट्रीय स्केल भी यूपी आ गया। सबसे पहले मेट्रो, सबसे पहले एक्सप्रेस वे चलाया, और सबसे पहले फाइटर जेट भी हमने उतारा। नहीं वो ठीक है, लेकिन ये कह रहे थे, ये भी कह रहे थे कि आपके राज में गुंडागर्दी इतनी थी कि इंडस्ट्री भाग गई यहाँ से, उद्योगपति आना नहीं चाहता था। सर रिकॉर्ड रहे थे, मैं तो तथ्य दे रहा हूँ ना सौरभ जी, इनसे तथ्य पूछिए ना। बताइए, बता रहा हूँ मैं, बताइए पाठक साहब, जवाब ले लेता हूँ, बताइए पाठक साहब। आप उठाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जब पहली बार नेताजी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से कितनी तेजी से उत्तर प्रदेश में पलायन उत्तर प्रदेश में हुआ। 5 साल का पूछिए। चलिए ठीक, वो कह रहे हैं आप अपने कार्यकाल का बता दीजिए, वो कह रहे हैं अपने कार्यकाल का बता दीजिए सांसद जी। हाँ, किसके कार्यकाल का बता दें, किसके कार्यकाल का बता दें? कह रहे हैं अपने बीजेपी कार्यकाल का बता दीजिए काम। बीजेपी कार्यकाल में कहां से पलायन हुआ आप बताइए ना। बीजेपी कार्यकाल में तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और उत्तर प्रदेश में हमने जो काम किया, हमने कोई चोरी नहीं किया। बाकायदा उत्तर प्रदेश में हमारे अब तक के सारे कामों का रिपोर्ट कार्ड हमारे योगी जी ने जनता के सामने रखा है, जनता देख रही है। कुल मिलाकर जो विषय जो सबसे बड़ा है कि आपने गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया, जिसके कारण से उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उत्तर प्रदेश की पहचान कमजोर हुई। उत्तर प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि पर कितना आगे ले जाया जा सकता था, जहाँ के ऊपर अयोध्या हो, जहाँ के ऊपर मथुरा हो, जहाँ के ऊपर काशी हो, जहाँ के ऊपर कुशीनगर हो, जो भगवान गौतम बुद्ध की धरती है, जहाँ झूठी बातें। राजीव जी ऐसा नहीं, अब उनको मौका तो दीजिए ना बोलने का। ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं उस पर आऊंगा। बोलिए पाठक जी। आप तो केवल ताजमहल के अलावा कुछ जानते ही नहीं थे। आप लोग तो जिस प्रकार से सांप्रदायिक राजनीति आपने उत्तर प्रदेश में की है, केवल अपनों का विकास किया है, सिर्फ अपनों का विकास हुआ है। तो वो सबने देखा है, सब पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। यही कारण है आपकी विदाई की थी, लगातार की। 14 में आपकी विदाई की, 17 में आपकी विदाई की, 19 में आपकी विदाई की। अब की आपको अलविदा उत्तर प्रदेश की जनता कहने वाली है। बोल रहा हूँ, नहीं मिलेगा। जी राजीव जी आप बोलिए। सौरभ जी मैं कुछ नहीं बोल, मैं तो जो बोल दिया हूँ माननीय सांसद जी बैलेंस हो जा रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ तथ्यों पर बात किया जाए। आप सांसद हैं, मैं समझ वाला हूँ। नहीं हो जाए भाई, आप जवाब आइए ना सर, आइए ना, आइए सर, आइए ना बात किया जाए, आइए ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए, आइए ना नीति आयोग की बात किया जाए, आइए ना NCRB की बात किया जाए। इनको व्हाट्सएप मिलती कैसे मिलती थी? उसका मैंने वीडियो इंटरव्यू सुना। आइए बात करते हैं, देश के लोगों के सामने सच आ जाए। आइए देश के लोगों, आइए बात करते हैं सर। अच्छा आपका राजीव, अच्छा ठीक है राजीव राय जी अभी शुरुआती उन्होंने अपने ओपनिंग कमेंट में सांसद जी ने ये कहा था कि देखिए इन्होंने ये एक एक्सप्रेसवे गिनाते हैं, अभी योगी राज में तो 6 एक्सप्रेसवे गिन रहे हैं। फिर उन्होंने बहुत सारे मेडिकल कॉलेज की बात की। आपने कहा मेडिकल कॉलेज इमारत खड़ा करने से कुछ नहीं होता जब तक उसके अंदर डॉक्टर प्रोफेसर नहीं होगा। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि इनके 5 साल के अंदर ये जो मेडिकल कॉलेज हो, एक्सप्रेसवे हो, 4 लाख नौकरियों का सर्टिफिकेट जो मुख्यमंत्री खुद एक आदमी को हाथ से बांटे हैं, ये सब झूठ है, फर्जी है? सर मेडिकल कॉलेज का कंडीशन ऑन रिकॉर्ड है। आप मेरे साथ बैठ रहे हैं, गूगल सर्च करिए, मेडिकल कमीशन का रिपोर्ट देख लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, 70 लाख हर साल रोजगार का दावा करने वाले उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर बोर्ड लगाते हैं। 4.5 लाख नौकरियां 5 साल में दे दी। 5 साल में अगर 4.5 लाख है तो 1 साल में 70 लाख का गणित पढ़ लीजिए। दूसरी बात, हम नहीं, इनके कार्मिक विभाग ने RTI के रिप्लाई में लिखा कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि 4.5 लाख रुपए की नौकरी दे दी जाए। तो बताइए हवाई है या फर्जी है, इसका फैसला आप स्वयं करिए। चलिए अच्छा, अगर एक बात मैं अगर आपकी बात को सच भी मान लूं, तो अगर आपने एक बात आपने भी नोटिस की होगी, मैं तो रोज क्योंकि बहस करता हूं तो मैं देखता हूं कि बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता सबसे पहले और सबसे जोरदार तरीके से बात करता है लॉ एंड ऑर्डर की। वो बार बार ये कहता है कि हमने उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म कर दी है, और ये उनको लगता है कि ये वो मुद्दा है जो उनको सत्ता तक लाएगा, और ये आपकी पार्टी का सबसे वीक पॉइंट है। सर ये झूठ बोल रहे हैं ना सर। मैं तो वही बोलता हूं ना, ADR की रिपोर्ट NCRB के आंकड़े देखिए ना, ये क्या कहते हैं, ये खुदा है?
मैं बोलता हूं तथ्यों को लेकर सौरभ शर्मा को जज बना दीजिए, तथ्यों के साथ बात करिए कि एडीआर की रिपोर्ट फर्जी है तो एडीआर पर मानहानि का मुकदमा करिए, एफआईआर करिए। तो सीआरपी का आंकड़े अगर गलती है तो अमित शाह से इस्तीफा जी, लीजिए। ठीक आप है। हमको अगर झूठ क्यों बोलते हैं, ठीक है। देश के सामने क्यों रोज झूठ बोलते हैं, मत बोलिए ना, अच्छा चलिए। नहीं लगता सरकार में। चले राजीव जी, आज वक्त इतना ही था। सांसद जी का भी वो कनेक्शन जो है कट गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सुब्रत जी भी जुड़े सुन रहे हो तो बहुत शुक्रिया उनका भी आने के लिए, बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।